सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट को, जिसका कोड था BP402T, कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अपना दूसरा सब्जेक्ट भी उठा लिया है जिसमें हमने स्टार्ट कर दी थी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में बेसिकली एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, एक वीडियो लेक्चर हमारा हो चुका है, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट में हमने फर्स्ट वीडियो में ये सब कुछ कवर कर लिया था, एलर्जी तक। अब जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में मैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में समझाऊंगा कंप्लीटली, एंड 2 लेक्चर में बेसिकली हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी फार्माकोलॉजी फर्स्ट की। जनरल फार्माकोलॉजी में खत्म कर दूंगा इसी वीडियो के बाद। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड कुछ अदर लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिसमें कि आपकी बी फार्मेसी का सिलेबस, बी फार्मेसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4th सेम के, आपको इन सभी के लिंक भी अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट के ऊपर, जिसमें कि हमें फार्माकोकाइनेटिक पढ़ना है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब भी आप जानते हैं। सबसे पहली बात मैंने बता दी थी कि फार्माकोकाइनेटिक, काइनेटिक मतलब होता है गति करना। अब जहां पर बात आ गई फार्मा, फार्मा क्या होता है? फार्मा होता है ड्रग। तो क्या होगा यहाँ पर? ड्रग की गति होगी। ड्रग कैसे कैसे रिएक्ट करेगा हमारी बॉडी के साथ, इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक में हम रिसेप्टर बाइंडिंग के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली, और फार्माकोकाइनेटिक में हम एडीएमई की स्टडी करते हैं कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, कैसे होगा, और एक्सक्रीशन कहाँ होगा, कैसे होगा। ये सब चीजें हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं बेसिकली। बस यही कुछ हमें पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं पढ़ना। चाहता तो मैं पीछे ही एडीएमई को क्लियर कर देता, बट लेकिन मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसीलिए एडीएमई को डिटेल में नहीं समझाया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर डिटेल में आने वाला है। इसके बाद जब आप सेकंड यूनिट पर जाओगे तो वहां पर फार्माकोडायनेमिक के ऊपर वो पूरी यूनिट बेस्ड है, तो वहां पर मैं आपको डायनेमिक की चीजें सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको काइनेटिक डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको अदर टर्म में क्या बोलते हैं? व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन करती है, देन डिस्ट्रीब्यूशन करती है, देन मेटाबॉलिज्म करती है, देन एक्सक्रीट आउट कर देती है हमारी बॉडी से, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने एक नाकाम कोशिश करी है, एक मनुष्य बनाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अब जैसा भी बनाए, प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको समझाने क्या चाह रहा हूँ। इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, ये ऐसे ही बनाए मुझसे नॉर्मली सा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले यहाँ से हम कोई भी ड्रग ओरली लेते हैं। ओरली लेते हैं या तो ड्रग लेंगे, कैप्सूल की फॉर्म में लेंगे, टेबलेट की फॉर्म में लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करते हैं ड्रग। उसके बाद क्या होती है? हमारे पेट में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद, ड्रग स्मॉल पार्टिकल्स में टूटती है, बेसिकली ब्रेक डाउन होती है, ठीक है ना। क्योंकि एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद ब्रेक डाउन होगा उसका। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन किस में होता है? ड्रग मिलती है किसमें? ब्लड स्ट्रीम में, आपकी ब्लड के साथ प्लाज्मा फ्लूइड, ये सब चीज मिक्स होती हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम एब्जॉर्ब जो होता है कहाँ पर होता है? आपका हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ ड्रग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आपका सबसे ज्यादा ड्रग स्टोर, मतलब ड्रग एब्जॉर्ब होता है, और वो भी पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना, ठीक है ना, याद रखने वाली चीज है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको, अब रियल हमारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट है। एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, मूवमेंट है, ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, एंड देन ड्रग एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है। इसी को ड्रग का ब्लड से के साथ घुलना मिलना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यही सब कुछ कहलाता है। ड्रग एब्जॉर्ब कहाँ पर होती है? ब्लड स्ट्रीम में। ड्रग एब्जॉर्ब कहाँ पर होती है? मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी, ठीक है ना। ब्लड का घुलना मिलना, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द ड्रग में भी एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट। अब एब्जॉर्ब के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ड्रग सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, नहीं भाई, वो पहले सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी। सेल मेम्ब्रेन कैसे क्रॉस करेगी? पैसिव होगा, एक्टिव होगा, डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड होगा, क्या होगा? तो उन सबको पढ़ने के लिए हमें मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये देखिए, इसके बाद मैं आपको, ये देखिए, इधर मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगी हमारे ड्रग। बट लेकिन उसके पहले कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जान लेते हैं। आयन आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जितने भी आयंस होते हैं वो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें आयंस कौन कौन से हैं? पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, अमीनो एसिड्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कुछ बेसिक ड्रग होती हैं, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और आयोनाइज्ड होते हैं,
ठीक है ना, वो सब किसके थ्रू जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव में हमारी एनर्जी जो है लगती है, एटीपी यूज होती है, पैसिव में एटीपी यूज नहीं होती। और जबकि पैसिव में 80 to 90% ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं पैसिव के थ्रू। एक्टिव के थ्रू हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब कुछ एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ड्रग लाइक pyrimidines and glucose are transported by this process। इसी प्रोसेस से pyrimidine, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होते हैं। किस मेथड से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से। मेजर रूट कौन कौन सी होते हैं, हो सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एक तो एंट्रल रूट, एंट्रल रूट को इंटेस्टाइनल रूट भी बोलते हैं, और पेरेंट्रल को आप जानते हो, पेरेंट्रल का मतलब ही होता है आईवी, आईएम, मतलब कि इंजेक्ट के द्वारा, निडल या इंजेक्ट द्वारा देना, ठीक है ना। एंट्रल का मतलब होता है ओरली, वेजाइनल और नेजल, ये सब रूट आपकी इंटरनल रूट में आती हैं, जो कि हम मुंह से लेते हैं और इंटेस्टाइन के थ्रू जीआईटी ट्रैक में जाती हैं, वो तो ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। देखिए इसमें काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट बेसिकली जो मैंने लिखे हैं वो क्या है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन। जितनी हायर कंसंट्रेशन में ड्रग होगी उतनी ही हेल्प करेगी, उतनी ही बेटर होगा उसका एब्जॉर्प्शन, जितनी हाई कंसंट्रेशन होगी, ठीक है ना। अब सपोज एक गोली है 650 mg की और एक गोली है 500 mg की, बताओ कौन सी तुम्हारे अकॉर्डिंगली कौन सी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। भाई 650 mg की ऑब्वियसली ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि उसकी हाई डोज है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। वहीं पर अगर तुम 20 साल के हो और तुम्हें 100 mg की गोली दे दे, क्या वो तुम्हारे अंदर कुछ एब्जॉर्ब होगा, नहीं, तुम पर असर ही नहीं करेगी, ठीक है ना। वहीं या तुम्हें 650 mg गोली दे दे तो हाँ तुम पर असर करेगी। तो ऐसे ही ड्रग के अंदर होता है। स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग नेसेसरी फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। सब इस ड्रग का स्मॉल साइज में टूटना बहुत जरूरी है एक अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए, तभी वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच पाएगी, उससे पहले ड्रग नहीं पहुंच पाएगी। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसके स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल ब्रेक डाउन हो, ठीक है ना। एसिटिक एसिटिक ड्रग और रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। अब आपको पता है कि आपका स्टमक जो है वो एसिडिक होता है, वहां पर एसिडिक ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एसिडिक ड्रग कहां पर एब्जॉर्ब होती हैं, तो स्टमक में होती हैं, वो भी कैसे, रैपिडली, तुरंत, ऑन सेट, ठीक है। सैलिसिलेट एंड बार्बिचुरेट्स रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहां पर, स्टमक में। वहीं एपिहेड्रिन, एपिहेड्रिन क्या है, एपिहेड्रिन सबसे पहले तो बेसिक ड्रग है, बेसिक ड्रग है, या फिर आप एल्कलाइन ड्रग बोल सकते हो, एल्कलाइड ड्रग है। नोट एब्जॉर्ब इन स्टमक, वो स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो कहां पर एब्जॉर्ब होता है, वो होता है इंटेस्टाइन में। जब वो, भाई देखो, अगर ड्रग बेसिक है तो वो स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो कहां पर एब्जॉर्ब होगा। मैंने आपको पीछे बताया ना कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है, वो भी कहां पर, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें। अगर आपसे कोई पूछता है कि एसिडिक ड्रग कहां पर एब्जॉर्ब होती हैं, तो वो आपकी स्टमक में होती हैं, बट वहीं पर बेसिक ड्रग आपकी कहां पर एब्जॉर्ब होती हैं, तो वो आपकी इंटेस्टाइन में होती हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने तरीके का होता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द एक्सटर्निक एनवायरनमेंट टू द इंटरनिक एनवायरनमेंट, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बाहर और अंदर का एनवायरनमेंट को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा सेल मेम्ब्रेन बाहर भी होती है और अंदर की तरफ भी होती है। ड्रग कैन ट्रांसपोर्टेड बाय द वेरियस मैकेनिज्म। भाई देखो जो भी आप ड्रग लेते हो, सपोज पैरासीटामोल लिया, एस्पिरिन लिया, आइबुप्रोफेन लिया, किसी भी तरह की कोई भी ड्रग ली, वो कैसे आपके पास ट्रांसपोर्ट होगी, वो इन सबसे होगी। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव के अंदर सिंपल और फैसिलिटेटेड आते और भी हैं, बट मेन यही है, आपको यही पढ़ना है, वरना तो आप आगे बुक्स उठाकर देखोगे तो उसमें बहुत वाइड, बहुत वर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। बट लेकिन इसमें देखो, मैं अगर बुक के हिसाब से चलूं तो इसमें एक दो चीजें और दी हैं कि आयन एक्सचेंजर, पोर एक्सचेंजर, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं, बट लेकिन आपको सिंपल वे में समझाने का तरीका यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसिव और एक्टिव का याद रखें। एक्टिव में क्या होता है, एटीपी यूज होती है, एटीपी ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें यूज होती है, और एक होता है पोर और एक होता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ सबसे पहले तो आपको पैसिव क्या होता है। देखिए पैसिव में आप सबसे पहले तो ये समझिए कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। पैसिव का मतलब क्या होता है, हाई डोज से, ये हाई है, हाई से लो में जाना। एक बात बताओ, ये सीडी है, यहां से तुम्हें धक्का दे दूं तो तुम यहाँ पर फिसलते हुए आओगे, फिर से धक्का दे तो यहाँ पर फिसलते हुए आओगे। वहीं पर अगर मैं तुम्हें यहाँ पर चढ़ने के लिए बोलूं तो तुम्हारे को एनर्जी लगेगी, हो सकता है तुम यहाँ तक पहुंचते वक्त, पहुंचने के बाद मुझसे पानी, ग्लूकोज की डिमांड करो, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ से उतर रहे हो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, एक फिसलन ही तो है, यहाँ से ऐसे करके उतर गए। बट अगर तुम्हें मैं बोलूं कि सीढ़ी पर चढ़ना है, अपने घर पे सीढ़ी पर चढ़ के देखना, जब तुम चढ़ते हो तो तुम्हें ज्यादा थकान महसूस होती है, तुम्हें एटीपी की रिक्वायर्ड हाई होती है। बट लेकिन वहीं पर अगर तुम्हें सीढ़ी पे से उतरना हो
तो तुम तुरंत एक एक दो दो पैर लांग कर भी उतर जाते हो। ऐसे ही अगर कोई सीढ़ी पर चढ़ने को बोलता है तो हो सकता है यहाँ पर ही तुम पानी मांगने लग जाओ कि अरे भाई मुझे पानी ला के दे, मैं बहुत थक गया हूँ, है ना। ऐसे ही होता है। पैसिव में क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है ड्रग, ठीक है ना। यहाँ पर समझाया गया है ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर होती है, जेई फ्लूइड में होती है बेसिकली। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बेसिकली ब्लड में होती है। ये एग्जांपल है इनके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी एनर्जी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कहाँ पर, पैसिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, देखो सपोज एक कमरा है, एक कमरे के यहाँ पर जाली लगी हुई है, इधर की हवा इधर पास हो रही है। मान लो इधर गर्म है इधर ठंडा है, इधर 40 डिग्री टेम्परेचर है और इधर -10 डिग्री है, मतलब इधर बहुत ठंडक है। या फिर सुनो, नॉर्मल एसी का टेम्परेचर यहाँ 16 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो यहाँ से यहाँ पर जो बीच में जो गैप है 40 से 16 के बीच में कितना गैप है, जो भी यहाँ पर गैप है 20-30 का, वही आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। मतलब कि जो भी बीच का गैप है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में गिना जाएगा। 90% ड्रग जो है हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखिए भाई, देखो अगर तुमने इसको समझ लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुमने सब कुछ समझ लिया। इस एक डायग्राम में मैंने बहुत सारी चीजें कवर करती हैं। देखो यार, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल से हायर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जा रहा था वो डिफ्यूजन कहलाता है। अगर बीच में अगर कुछ चीजें ऐसी हेल्प कर रही हैं, या तो वो कोई प्रोटीन हो सकते हैं या कोई रिसेप्टर हो सकते हैं या फिर कोई अ, अलग तरीके की कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन हो सकती हैं, अगर वो हेल्प कर रही हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं बेसिकली। फैसिलिटेटेड क्या होता है, फैसिलिटेटेड को ध्यान रखो फैसिलिटी से, कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। अब एक्स्ट्रा फैसिलिटी कहाँ पर है, ये देखिए, ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा, ये फैसिलिटी है, ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के कुछ कण हैं जो कि इधर से इधर फेंकने में मदद करते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। आई होप ये आप कभी भी भूलोगे नहीं। अब अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ड्रग जा रही है और रिक्वायर्ड है एटीपी, अगर एटीपी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये देखिए एटीपी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ही पैसिव बोलते हैं। बेसिकली पैसिव का ही पार्ट है। इधर देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया ना, पैसिव में डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप बोलोगे डिफ्यूजन कौन सा है, तो मेरे भाई ये जो है ना, ये सिंपल ही डिफ्यूजन है, ठीक है। डिफ्यूजन लिख सकते हो, सिंपल डिफ्यूजन लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद अब आइए, अब समझते हैं। देखिए सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। सिंपल डिफ्यूजन को देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई डायग्राम है तो, क्योंकि तीनों चारों चीजें जो भी आपकी में है सब कुछ इसी में मैंने कवर कर दी है। इससे ऊपर करने का कुछ भी कोई मतलब नहीं बनता, करने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखिए अब मैं देखता हूँ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या बोलता है हमारा, सिंपल डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच सोल्यूट आर मूव अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की यूज होती है। सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। फैसिलिटेटेड में कुछ स्पेशलाइज्ड, ये देखो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, अक्रॉस मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल्यूलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती ही नहीं, आपको पता है पैसिव में होगी नहीं। इधर देखिए, इधर मैंने समझाया एक्टिव और इधर मैंने समझाया पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव में देखिए, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव होता है कम से ज्यादा में जाना। देखो कम, ये 2-4 हैं और ये इधर देखो कितने सारे हो गए, और एटीपी भी लग रहा है। ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली, ठीक है ना। ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर लिख भी सकते हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन, और ये इंट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन। अब हर एक चीज लिखनी नहीं होती है, क्योंकि यार आप भी जानते हो आप फार्मेसी कर रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा, इतना तो मैं सोचकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर बेसिकली पैसिव दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है मॉलिक्यूलर ड्रग हमारा। देखो यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल चीजें मिल गई, कुछ एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिल गई जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, तो उसको हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम दे दिया। ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। या तो इसे याद रखो और इसे याद रखो, पूरी रामायण लिख दोगे अगर दो डायग्राम आपको याद हो गए तो, ठीक है। इसके बाद एक्टिव देख रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन, इसमें भी आयन के अक्रॉस होता है, क्योंकि आपको पता है आयन को
भेजने के लिए, ग्लूकोज को भेजने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एटीपी की, और एटीपी किसमें प्रोड्यूस होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना। रिक्वायर्ड द सेल्यूलर एनर्जी, जो कि होती है फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ठीक है ना। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे, अब मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आयंस का भी ट्रांसफर होता है। सोडियम और पोटेशियम पंप हेल्प मेंटेन द दीज कंसंट्रेशन डिफरेंस बाय द ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, जिसमें होता है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम आउट द सेल, मतलब सोडियम निकलता है, ये सेल है तो सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है, तभी हमारा एक बैलेंस बन पाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जिसे बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा जब अपने क्लास 11th या 12th की एनसीईआरटीज बायोलॉजी पढ़ी होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड, एक मोसेक मॉडल के नाम से आता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कुछ पार्टिकल सोडियम के बाहर निकलते हैं सेल से और कुछ पोटेशियम अंदर आता है। देखिए, इसमें एक तरीका आप ऐसे याद रख सकते हो कि सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आएगा, इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए, फिर से मैंने एक्टिव को दिखाने की कोशिश करी है, कम से ज्यादा में जा रहा है और एटीपी भी यूज हो रहा है, इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद पोर देख लेते हैं। पोर ट्रांसपोर्ट करता है, पोर का मतलब ही छिद्र होता है। छिद्र मतलब जानते हो, छन्नी देखिए, छन्नी कैसी होती है, ये आटा छानने की छन्नी देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे पोर होते हैं, इसमें आटा घेरते हैं और छन जाता है। वही पोर्स हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पोर्स हैं, इधर से ये क्या है? ये ड्रग है। ड्रग यहाँ से इन पोर्स के थ्रू अंदर चला जाता है। जितना ज्यादा लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगा उतनी ही जल्दी फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द प्रोसेस व्हेन द ड्रग इज एब्जॉर्ब इन द बॉडी। सबसे पहले तो ड्रग एब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। अब क्या करते हैं हम? टैबलेट खाते हैं, टैबलेट स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन चालू। डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ऑर्गन्स में हो सकता है। फिर ड्रग, अगर पर्टिकुलरली हार्ट रिलेटेड ड्रग ले रहे हो तो वो बीटा ब्लॉकर के पास जाएगी, जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड स्ट्रीम में होता है। उसके बाद रिसेप्टर्स पर जाती है कुछ ड्रग। उसके बाद कुछ ड्रग टिश्यू में पर्टिकुलर एलियोरल लिपिड टिश्यू, एलियोरल टिश्यू और आपका कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज में जाती है, ठीक है ना। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस विच ड्रग मूव थ्रू द बॉडी ब्लड एंड टिश्यू। मतलब वही वाली बात आ गई, देखो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी तो कहाँ कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी, टिश्यू में जाएगी, बॉडी में जाएगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो इस सिंबल को देखकर समझ जाओ कि मेटाबॉलिज्म हमारा लिवर में होता है, ठीक है ना। लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या होता है? कि छोटे छोटे कणों में ब्रेक डाउन होना। बेसिकली मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं इसको बहुत बहुत बड़ा हो जाता, मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारी फेज 1 फेज 2 रिएक्शन आती है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंजुगेशन, ये सब कुछ होता है। ये सब कुछ हम एक बार मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं है तो आप एक बार मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले लेक्चर्स मेरे जरूर देखो, उसमें मैंने पढ़ाया। अगर आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है तो आप वो सब भी लिख सकते हो, बट लेकिन अभी मैंने यहाँ पर शॉर्टली एडवाइस मैं शॉर्टली ही करूंगा कि आप प्लीज को आप शॉर्ट में ही करें, कि आप इतना ज्यादा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होता है, कॉन्जुगेशन, बेसिस बन जाते हैं, कुछ कॉन्जुगेशन वो टूटते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है एंड देन रिडक्शन। ये सभी रिएक्शन फेज 1 और फेज 2 की रिएक्शन है, जिसमें कि आपको पता है फेज 2 में ग्लूटाथायोन, कॉन्जुगेशन, इस टाइप के बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म कोई छोटा मोटी चीज नहीं है, बट फिर भी एक नॉर्मल वे में हम समझा सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होता है। लीवर क्या काम करता है? बेसिकली ड्रग को छोटे छोटे ब्रेक डाउन करके आगे फर्दर भेजता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद ही ड्रग अपना एक्शन शो करने लग जाता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, उसका छोटे छोटे ब्रेकडाउन के बाद उन्हें वहां भेज दिया जाता है जहां पर भेजना है। सपोज किसी ऑर्गन में भेजना है, किडनी में भेजना है, टिश्यू में भेजना है, फिर उसके बाद उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? इट में एक्टिवेटेड एंड कन्वर्ट टू मोर एक्टिव कंपाउंड। अब ये एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्टिवेट कंपाउंड थे वो मोर एक्टिव, अब ये और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बायो ट्रांसफॉर्मेशन कोज करते हैं, जिसको कि हम ड्रग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म ड्रग अकर इन लीवर अदर माइनर। देखो, मेटाबॉलिज्म सिर्फ लीवर में नहीं होता। देखो, 90% मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, बट लेकिन कुछ परसेंट, माइनर परसेंट जो होता है ना, वो पता है कहाँ पर होता है? किडनी में भी हो सकता है, प्लेसेंटा में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा, देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है फिर ये आ गया। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन चिल्ड्रन। मेटाबॉलिज्म चिल्ड्रन में पुअर होता है, बहुत कम होता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप फैक्टर फैक्टिंग में भी लिख सकते हो, बस आपको लिखने की कला आनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म ड्रग एबिलिटी इन वोमेन। भैया, वोमेन में ड्रग मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी बहुत ही लेस होती है, बहुत कम ही ड्रग्स हैं जो मेटाबोलाइज ढंग से हो पाती हैं, इसीलिए तो वोमेन को ज्यादा डोज नहीं दी जाती, क्योंकि वो मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाती, ठीक है ना। इफ, यदि टेम्परेचर हाई है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा,
हमारे अंदर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कूल डाउन है, बहुत डिक्रीज, बहुत कम है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है ना। अब एक्सक्रीशन कहाँ तो होता है? एक्सक्रीशन देखिए सिंबल से ही समझ जाइए कि एक्सक्रीशन जो होता है हमारा बेसिकली किडनी में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको इससे ही समझ जाना चाहिए। ड्रग आर देयर मेटाबोलाइट रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सक्रीशन। बहुत सारे मेटाबोलाइट जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, वो किडनी के थ्रू या यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग डिक्रीज टॉक्सिसिटी। एक्सक्रीशन क्या करता है? ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। भाई जब बाहर निकाल दोगे तो टॉक्सिसिटी कम होगी ना, ठीक है ना। ड्रग में भी एक्सक्रीटेड इन एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म। ड्रग एक्सक्रीट आउट करता है, एक्टिव फॉर्म को भी कर सकता है, इनएक्टिव फॉर्म को भी कर सकता है। अब एक्सक्रीट आउट जरूरी नहीं है कि सिर्फ किडनी या यूरिन या फिशिस के थ्रू ही होगा। देखो किडनी में भी ट्यूबुलर सिक्रीशन में अलग एक्सक्रीट आउट होता है। ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन भी क्या काम करता है? बेसिकली एक्सक्रीट आउट करने का ही काम करता है। ट्यूबुलर इन्फ्यूजन भी इसी का काम करता है। ये सब किडनी के ही पार्ट है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू भी होता है, एक्सक्रीशन सलाइवा के थ्रू। आपने देखा भी होगा, आपके मुंह में कुछ गलती से मच्छर कीड़ा आ जाता है तो आप तुरंत स्पिट कर देते हो। स्पिट मतलब थूक देते हो। तो जब आप उस थूक को थूकते हो, आपके स्पूटम जो मलगम होता है, जब उसे थूकते हो तो उसके साथ भी तो कुछ टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक्सक्रीट आउट आपकी सलाइवा के थ्रू भी होता है। एक्सक्रीट आउट जो मदर होती हैं, जो लैक्टिव मदर होती हैं, जो दूध पिलाती हैं, उनके दूध से भी एक्सक्रीट आउट होती हैं कुछ एंटीबॉडीज, एंटीजन, ठीक है ना, कुछ भी टॉक्सिक चीजें। एक्सक्रीट थ्रू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट। एक्सक्रीट थ्रू द बाइल, ये बाइल जो हमारा पित्त होता है ना, जिसको बोलते हैं, है ना, उसके थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होता है। तो आई होप, अच्छा सॉरी, एक टॉपिक और बचा है हमारा, इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। देखो एंजाइम इंड्यूशन। एंजाइम इंड्यूशन क्या होता है? इंड्यूशन मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है ना, इंड्यूस्ड करना, किसी किसी चीज को बढ़ाना। द एंजाइम इंड्यूशन इज द प्रोसेस विच मॉलिक्यूल ड्रग मॉलिक्यूल इनहेंस द एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पर इनहेंस कर देता है ये किसको? एंजाइम के एक्सप्रेशन को। या तो वो घटा देगा या बढ़ा देगा। आपको पता है एंजाइम दो ही चीजें करते हैं, तो या तो रिएक्शन को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम इंड्यूशन। अब इसमें क्या है? इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू एंजाइम ड्रग केमिकल इज क्या? बेसिक सिंपल समझो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना इज कॉल्ड एंजाइम इंड्यूशन, ठीक है ना। उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करना, उसके ड्रग मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना इज कॉल्ड एंजाइम इंड्यूशन, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है? फिनोबार्बिटोन इंड्यूस द मेटाबॉलिज्म। फिनोबार्बिटोन ड्रग जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। तो सीधी सी बात है, जब फिनोबार्बिटल हमारी बॉडी में जाके हमारे मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करेगी, बढ़ावा देगी, तो वहां उसी उसी को एंजाइम इंड्यूशन बोलेंगे। एंजाइम इनिबिशन, अब बात आगे देखो, इनिबिट करना मतलब रोकना, इनिबिट करना मतलब रोकना। तो एंजाइम इनिबिशन क्या होगा? एंजाइम इनिबिशन रेफर टू द डिक्रीज एंजाइम प्रोसेस। एंजाइम प्रोसेस को डिक्रीज करेगा, एंजाइम प्रोडक्शन और एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। और किस भाषा में बोल सकते हैं हम? दूसरा देखिए, एंजाइम इनिबिशन इज द प्रोसेस। एंजाइम इनिबिशन एक प्रोसेस है विच मेटाबोलाइट एक्टिविटी डिक्रीज। वही वाली बात है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना इज कॉल्ड एंजाइम इनिबिशन। और सेवरल ड्रग, बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ डिप्रेस ड्रग होते हैं जो कि एंटी डिप्रेशन में दी जाती हैं। वो क्या करती हैं? एंजाइम को डिक्रीज कर देती हैं, बेसिकली केमिकल को एक्शन को। द ड्रग केमिकल विच डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड, वही एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना इज कॉल्ड एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन क्या है? आप खुद सोच के देखिए, एंजाइम को इनहिबिट करना, सीधी सी बात है। बस उसी चीज को फार्मेसी में इतने घटिया तरीके से समझा रखा है बुक्स में, तो हमारा दिमाग चल जाएगा बुक से समझने लगे तो। है कुछ नहीं, इंड्यूस मतलब बढ़ाना, एंजाइम को बढ़ावा देना, एंजाइम को आगे रखना हर चीज में। इनहिबिशन मतलब रोकना, रोक टोक करना, इनहिबिट करना, दब मतलब एक तरीके से प्रेशराइज करके उसे दबाना, बस इतना सा काम है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।